पासिंग पॉइंट यूज कर लेंगे। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, निकल जाएगी। और वैसे भी 3 पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स है बताओ, कुछ क्लियरिटी हो तो। अगर ये तो एक्स वाई जेड पे इंटरसेप्ट नजर आ रहा है किसी हद तक, सही कह रहा हूँ। पॉइंट्स भी मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, जैसे मैं कहने लगूँ भाई प्लेन ले लो ऐसे, तो ये तो प्लेन कुछ इस तरह का प्लेन बन रहा है, क्योंकि एक तो पॉइंट इसे ले रखा है, देखो बड़े स्पेशल से पॉइंट है ना, जिसमें केवल एक्स है तो एक्स है, फिर वाई है तो वाई है, एक्स और जेड जीरो है, फिर इसके अंदर एक्स और वाई जीरो जेड है, तो इंटरसेप्ट आ गए, सीधी प्लेन की इक्वेशन क्या हो गई, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे भाई। नहीं समझे, ये सीधा इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। ठीक है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो पॉइंट कुछ स्पेशल थे जो क्लियरली शो कर रहे थे कि ये ओरिजिन को माने तो ये वाला ब्लैक वाला हमारा प्लेन बनेगा, और ये हमारी इस तरह से प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगी। अब कहता है रिड्यूस इट टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना हमारे लिए कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। कैसे करोगे नॉर्मल फॉर्म पे, पहले तो इसे लिखो ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं, स्केलर नंबर है, तो ये क्या बनेगा बी सी एक्स प्लस ए बी ए सी, सॉरी ए सी वाई और ए बी जेड इक्वल टू ए बी सी। अरे कहीं ऐसा तो नहीं, जल्दी बता रहा हूँ, समझ में ना आ रहा हूँ, क्लियर है क्या? यस सर। हाँ ठीक है, गुड। तो अब मैंने इसमें इसको आर डॉट एन, एन क्या लिया जी, बी सी आई, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड छुपे हुए होते हैं, इसमें वो होता है कांस्टेंट, ये ए सी जे, फिर ए बी के इक्वल टू ए बी एंड सी। तो एक तरह से अब ये आर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्यू टाइप आ गई, लेकिन हमें इसे पी बनाना है, इसे एन कैप बनाना है, तो इसको इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्यू बाई एन, ये किसे बदल जाएगा, पी फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और ये एन कैप किसे बदल जाएगा, उसको यूनिट वेक्टर में। उससे ये पूछा है पी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो मैं पी लिख सकता हूँ ना अब इसको, तो वही मैं करने वाला हूँ। मैं इसको आर डॉट किससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसके मॉडुलस, यहाँ से आ जाओ बेटा इसके अंदर, तो बीच में समझा है, तो इसलिए वो पहली वाली नॉर्मल फॉर्म को पढ़ना बहुत जरूरी था, वो कहीं भी इसके साथ फंसा जाता है। अंडर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या लिखा था ए बी सी, अपॉन सेम अंडर में ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। आती बात समझ में? तो ये हमारा फॉर्म बन गया आर डॉट एन कैप इक्वल टू, वैसे इसे बोलना चाहिए था कि ये हमारा पी हो गया, कि पॉजिटिव इस तरीके से हो सकता है, या तो एटलीस्ट टू ऑफ देम आर, मतलब ये ए बी सी ऐसे ही बने कि इनका साइन पॉजिटिव बने, बस मुझे ये ध्यान रखना है तीनों के साइन नेगेटिव ना हो जाए, दो पॉजिटिव हो सकते हैं दो नेगेटिव हो सकते हैं, तीनों के साथ अगर नेगेटिव हो गया या एक नेगेटिव हो गया तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो इस जनरल है, कोई ऐसी बात नहीं जो बताना चाहिए, नहीं बस कुछ बताएगा तो भैया मॉडल्स लगा दूंगा, मेरा क्या है, मुझे कोई डर ना लगता, मैं तो समझदारी से काम करता हूँ, मैं ऐसे करता ही नहीं, इसमें मैं तो मॉडल सोचूंगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो मैं ले नहीं सकता अगर मैं नॉर्मल फॉर्म लिख रहा हूँ। अच्छा, अब इसने पूछा क्या था मुझसे, और थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। रिड्यूस द नॉर्मल फॉर्म एपीसी वेयर पी इज फॉर प्रूव दैट करा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पी दे रखी है ना, रख दो इसको पी के बना बेटा, ये पी की बना ना मुझे, अरे ये वैल्यू पी की बना ना, तो रखो पी इक्वल टू ए बी सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और स्क्वायरिंग कर सर दो पहले, एक। हाँ जी, सर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इजी हो जाएगा लाना। मैं देख रहा एक्चुअली आंसर देख लेते क्या बन रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं बेटा। वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए ना यार, वन अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए ना, मैं तो इसको दिमाग में रखा है, और वन अपॉन पी स्क्वायर भी चाहिए, तो नीचे तो लाना पड़ेगा बहन जी, देखो सर जरा स्क्वायरिंग करके इस, रेसिप्रोकल कर देंगे। अरे रेसिप्रोकल ऐसे नहीं होता है, तू कर रही है, हे भगवान, तुम तो मुझे मार के रहोगे। ए बी सी अपॉन, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, अब इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, ये वाले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिस वन, इसको नीचे ले आएंगे, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन पी स्क्वायर होगा। भाई बड़ा मजबूत क्वेश्चन है भाई, क्यों जी?
ये तो पता है क्या था, अगर हमें समझ में भी आ गया है तो उस नॉर्मल फॉर्म का शुक्रिया अदा करो। गलत कह रहा हूं? क्यों भाई? वहां पे हमने खूब सारे क्वेश्चन करे, ये रीजन था इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लगा। अदरवाइज देखो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ रखी थी, उसका एडवांटेज सबसे पहले स्टेप में उठाया मैंने। दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, हमें एकदम ध्यान आ गया यार ये पॉइंट तो सर ने बताए थे इस तरीके से इंटरसेप्ट में, फिर रिड्यूस करा इसको नॉर्मल फॉर्म में, और उसके अंदर ये भी से दे दिया कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या है, पी। तो मैंने कहा ये तो भाई नॉर्मल फॉर्म में यूज होता है, अगर वो कहता भी नॉर्मल फॉर्म तो भैया ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहा है पी। अब पी ए बी सी में रिलेशन लाना था, तो मेरा यहाँ पे ए निकल पी निकल गया इसकी फॉर्म में, और हमने इसको रिड्यूस कर लिया, स्क्वायरिंग करा उधर करा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइड कर दिया बेटा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, कोई बात नहीं, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट आपको ए गिवन जिससे पास कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ए के पास ऐसे ब्रैकेट में लिखा करो या फिर ऐसे लिखा करो, ये दो तरीके हैं, सच दैट या ए ब्रैकेट में ऐसे दे एक पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू प्लेन दिस एंड दिस। और जो प्लेन हमारा दो प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी कि कुछ कैसी कंडीशन बन रही है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर। इमेजिन करो अगर मैं दो प्लेन ऐसे लेता हूं, दिख रहे हैं बेटा दोनों प्लेन या नहीं? दो प्लेन नजर आ रहे हैं आपको? यस सर। और जो मेरा, अब बच्चे के दिमाग में क्या होता है कि ये दोनों प्लेन पैरेलल होंगे जिनके परपेंडिकुलर, क्या 3D पे आप बताइए ये किसके डी आर है? इसके डी आर है नॉर्मल के 2 3 -3, और इसके डी आर क्या है बेटा 5 -4 और 1। क्या ये दोनों नॉर्मल पैरेलल है? नो सर। नहीं। और अगर नॉर्मल पैरेलल होते तो ऐसे बनते नॉर्मल, अगर नॉर्मल पैरेलल होते तो ऐसे बनते, और जब नॉर्मल पैरेलल होते तो प्लेन भी पैरेलल हो जाते। मैं ठीक कह रहा हूं? तो नॉर्मल तो पैरेलल नहीं है, इसका मतलब प्लेन भी पैरेलल नहीं है। तो यानी कि हो क्या रहा है, ये 3D में चल रहे हैं आप, ऐसे दो प्लेन है, इंटरसेक्टिंग तो प्लेन जरूर होंगे वो, क्योंकि वो पैरेलल प्लेन नहीं है, क्योंकि उनके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं है या प्रोपोर्शनेट नहीं है। तो इसका मतलब प्लेन तो ऐसे होंगे, और जब प्लेन ऐसे होंगे तो डेफिनेटली वो इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि जो दो गिवन प्लेन है वो इंटरसेक्टिंग प्लेन है। अब सोचो तीसरा प्लेन, एग्जाम अपने माइंड में सोचो कहां होगा जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इमेजिन करो, मेरे हाथ नजर आ रहे हैं आपको नहीं आ रहे, पहले बताओ। आ रहे हैं सर। तो एक ऐसा प्लेन इमेजिन करो जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर, इनके नॉर्मल भी नजर आ रहे होंगे, एक ब्लैक है और एक जब ब्लू है, तो मेरे हिसाब से वो प्लेन ऐसे रहा होगा सर इनके ऊपर है। बिल्कुल, या तो इसके ऊपर रख लो यहाँ पे, अगर आपको ऊपर रखने का शौक है तो ऊपर रख लो, और अगर नीचे है तो ये ऐसे प्लेन है वो तो ऐसे। बात समझ में आई? अब बताइए क्या इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है? बताओ। और अब बताओ n1 क्रॉस n2 क्या बनेगा? n1 क्रॉस n2 क्या बनना चाहिए? सोचो। नॉर्मल। नॉर्मल बनना चाहिए अपने जो व्हाइट वाला प्लेन रखा हुआ है इसके। नहीं सर, मैं एक बार फिगर सर पैरेलल बन जाएगा उसके। हाँ हाँ हाँ, देखिएगा एक प्लेन बेटा जी ये है, अच्छा फिगर बनाते हैं, सोचो एक प्लेन हमारा ये है, ठीक है, दूसरा प्लेन हमारा कहीं ये है, ठीक है। अब एक जो हमारा प्लेन है, जो जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर, तो नेचुरली उसकी सीमाएं कुछ ऐसी होंगी, कलर बदल देते हैं थोड़ा, वो डेफिनेटली ऐसे रहा होगा नीचे, कहीं भी रखो आगे भी निकाल लो मुझे दिक्कत नहीं है, वो प्लेन ऐसे रहा होगा। अरे समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? यस। जरूरी नहीं है यहीं पे कट करें, ऊपर भी उसका प्लेन, लेकिन जो इसके नॉर्मल है, जो हमारा पहला गिवन प्लेन है उसके नॉर्मल तो ये रहे भैया, ये देखो 90 बना रहा है, और दूसरे प्लेन के नॉर्मल ये रहे, ये पहले प्लेन का n1 है, ये पहले प्लेन का n1 है, ये दूसरे प्लेन का n2 है, और शायद n1 क्रॉस n2 में ये मिलना है। मैं ठीक कह रहा हूं?
ये मिल रहा हमें, ये वेक्टर जो हमें मिला क्या है बेटा, ये बोलो, एन वेक्टर क्रॉस एन एन वेक्टर है मेरे रिक्वायर्ड प्लेन का, जो कि इनके क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता है। और मैंने कहा था मुझे नॉर्मल वेक्टर की लेंथ से कोई मतलब नहीं है, तो कितने भी साइज का मिल जाए डजंट मैटर। ये जो ग्रीन वाला प्लेन है ये मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, विच इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू दीज टू प्लेन। ये बात समझ में आती है? तो मुझे तो एक नॉर्मल वेक्टर मिल गया, एक मुझे पासिंग पॉइंट चाहिए, सर वो उसे दे रखा था ये दिक्कत। तो इन जनरल कहूँ तो मैं इसे यहाँ पे ए लिख लूँ, एक कोई दिक्कत? ये पॉइंट ए हो गया, एक प्लेन हो गया, मुझे नॉर्मल सॉरी पासिंग पॉइंट हो गया, प्लेन जो रिक्वायर्ड मेरा प्लेन है ग्रीन वाला, ये प्लेन दिस वन, और एक पासिंग पॉइंट हो गया। तो मेरे हिसाब से तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन ही मेरा इक्वेशन जो स्केलर फॉर्म है वो ही मुझे याद करनी है, उससे काम हो गया। अच्छा एक बात और, अगर मैं यहां पर इसका दूसरा फॉर्म देना चाहूँ आपको, जो समझना, एक मिनट के लिए नोट नहीं करो अभी। आर माइनस ए डॉट एन, गलत तो नहीं लिखा मैंने ये बेटा, बताओ ठीक लिखा है? अरे इधर लिया है, कॉमन ले लिया, डेरिवेशन मैंने कराया हुआ, आपको ऐसी बातें ही करते हो। और एन की वैल्यू क्या है बेटा? n1 क्रॉस n2। मैं देखो हर टाइप के साथ डेरिवेशन करा रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा समझदारी से काम लें, मैं क्वेश्चन सीधा कभी नहीं करा रहा। अब ये देखिए, ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू, विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन, है ना, टू गिवन प्लेन, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए। दो प्लेन के परपेंडिकुलर जिनमें n1 n2 की जरूरत पड़ेगी। अब मैंने इसको बेटा जरा अंदर डॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, n1 क्रॉस n2 और माइनस a डॉट n1 क्रॉस n2। ये सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, क्या लिख रहा हूं? क्या हो गया बेटा फाइनली? ये मैं थोड़ा और नीचे ले देता हूं, यहां से मैं यहां आता हूं, ये हो गया r डॉट n1 क्रॉस n2 और माइनस a डॉट दोबारा लिखा है बेटा n1 क्रॉस n2। व्हाट डू यू मीन दिस बाय दिस, बताओ? दैट इज बॉक्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेरी गुड, इक्वल टू बॉक्स ऑफ। अब बताओ कहीं पे अगर ऐसे लिखा आ जाए तो स्टूडेंट पकड़ नहीं पाएगा कि यार ये क्या चीज थी। अब यहाँ पता होना चाहिए बच्चों को ये n1 n2 क्या है, वो जो मैं रिक्वायर्ड प्लेन है उसके दोनों ही परपेंडिकुलर प्लेन्स के नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। और ये क्या है कि जो मैं रिक्वायर्ड प्लेन है उसका पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यानी पॉइंट है। तो ये मेरा जनरल रिजल्ट मैंने आपको एक प्रूव करा। क्लियर होती कहानी बेटा? नोट कर लीजिए इस आर्टिकल को, क्योंकि इसका एडवांटेज कहीं आपको मैं और कई जगह दिखा सकता हूँ। यूज क्वेश्चन करने में ऐसे नहीं करूंगा क्वेश्चन, प्लीज ये ध्यान रखना, हमेशा बात समझाता हूँ, इस आर्टिकल का यूज मैं क्वेश्चंस करने में नहीं करूंगा जो हमारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे। जब कोई जनरल पैसेज या ऐसा कुछ होगा तो वहां पकड़ बनेगी इसकी, समझ रहे? अच्छा और इसमें बात करूं, देखो थोड़ा सा अगर नोट कर लिया आप सबने, नहीं ये यस सर। जरा थोड़ी सी और बात कर लो, यहाँ दिख ही रहा है तो एक चीज बताओ, ये आर डॉट जो ये लिखा हुआ है एक तरह से, तो आर डॉट इसको क्या लिखता हूँ पूरे को, बताओ? ये क्या है एक तरह से एन नहीं है उस वेक्टर का, n1 क्रॉस n2 यस उस प्लेन का, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर का एन है तो। और ये पूरा क्या है भैया, जस्ट लाइक क्यू। अरे यार अगर ये n बनेगा, नॉर्मल वेक्टर n1 क्रॉस n2 बताया तो था, ये तो रहा, तो ये क्या बनेगा, जस्ट लाइक क्यू। क्यू। तो कई बार क्या करेंगे वो, इसमें आपसे प्लेन की इक्वेशन कह देंगे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब जिस बच्चों को ये नहीं पता कि इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसके लिए तो बहुत बेकार हो गया क्वेश्चन। एक बच्चा समझ पाया कि यार इसका मीनिंग तो ये है, ये आर डॉट एन वन क्रॉस एन टू, और एन वन क्रॉस एन टू क्या था, वो दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स के नॉर्मल है, तो इसलिए हमारे एन बना, क्योंकि एन वन क्रॉस एन टू उनके परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, जो कि ये वाला ब्लैक वाला है। तो उसने पकड़ लिया कि ये तो क्यू बनेगा, उसने सीधा साधा इसको एन मॉडुलस से डिवाइड कर दिया। एन मॉडुलस समझ गया आप क्या है? ये एसटीपी बॉक्स ऑफ एबीसी है। एन मॉडुलस क्या है कि सर ए बी
n1 n2 का क्रॉस प्रोडक्ट, तो a n1 n2 बॉक्स अपॉन n1 क्रॉस n2 का मॉडुलस, ये क्या है बेटा बोलो? ये P हो गया ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन है बेटा, ये चीज पकड़ने वाली है। अब बताओ ऐसे प्लेन कहीं लिखा आ जाए, बच्चे से कह दिया है 4 ऑप्शन नीचे लिखे हो कि भैया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताओ, तो वो तो बेचारा मर जाएगा, कहेगा ये क्या आ गया भाई। इसलिए डेरिवेशंस कराने बहुत जरूरी। न्यूमेरिकल तो बेटा मैं सारे करा दूं, न्यूमेरिकल में कितनी लगती है, तो ये हमारी एक्चुअल में पी है। और वही चीज है, पहले मैंने क्यू बनाया, फिर मैंने मॉडल्स डिवाइड करके इसे एन कैप बनाया, और ये जब एन कैप बन गया तो डेफिनेटली ये क्या बनना चाहिए? पी। लेकिन अभी भी इसमें एक कमी है, क्योंकि बॉक्स की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, ऊपर भी क्या लगना चाहिए बेटा बताओ? मॉडुलस। और नीचे तो n1 क्रॉस n2 एक वेक्टर है, उसका मॉडुलस है, वो तो लेंथ पॉजिटिव आएगी। बॉक्स की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, क्योंकि स्केलर नंबर देता है। इसलिए मैंने आपको एसटीपी पूरे तरीके से पढ़ाया था। क्लियर हुआ है? नोट करेंगे बेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। देखो बेटा ये फिर नई नई टाइप आ गई, ये भी न्यू टाइप है। तो अब फिर वही कहानी लेता हूँ मैं, फिर इसका जनरल समझाता हूँ, ठीक है? जनरल समझा दूंगा तो कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, हर टाइप का क्वेश्चन आप पकड़ पाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने प्लेन ड्रॉ कर लिया। ठीक, 2 पॉइंट से पास करता है एक प्लेन, एक पॉइंट तो मैंने ए लिया, से ए पोजिशन रखता है, एक पॉइंट मैंने बी लिया, से पोजिशन रखता है बी, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है जी, परपेंडिकुलर प्लेन बना लेते हैं। ये सर इसी की बाउंड्रीज पे बना लो, बढ़िया तो ये रहेगा, परपेंडिकुलर नजर भी आएगा। शुरू कुछ ऐसे बनाते हैं ताकि परपेंडिकुलर नजर आए। वैसे तो परपेंडिकुलर कहीं बन जाए ऐसी कोई आफत नहीं है, ऐसे ही बना लो भाई। डायमेंशन तो लेस है, डायमेंशन तो इसकी तो इनफाइनाइट तक होती है। हमने ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन आपको बना के दिखा दिया। ये तो इन्फिनिटी तक इधर भी जा रहा होगा, है ना, और इधर अरे तेरी इन्फिनिटी को इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इसमें कोई बात नहीं, ऊपर भी और डाउन भी, नीचे भी जा रहा होगा। ठीक है, तो उससे तो कोई कंसर्न नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि सर ये 2 पॉइंट से पास करता है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो मैं आपको देखो जो बात बताऊं उसको बहुत ध्यान सुनना। हर बार तो ये बातें नहीं हो पाती, इसलिए बहुत केयरफुल होकर सुने। अगर ये वेक्टर इसका नॉर्मल वेक्टर है, किसका? जो मेरा ग्रीन वाला प्लेन है, दिख रहा है? और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है सर? एन। ये मैंने इसका नॉर्मल वेक्टर n1 लिया, चलो n1। अगर ये वेक्टर जो मैं ज्वाइन करूंगा ए से बी को बनाऊंगा, अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल हो गया तो ये क्वेश्चन कभी नहीं हो पाएगा, कोई भी नहीं कर सकता। फिर क्यों? उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये इसका क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स का क्या होता है? 0 होता है, n1 क्रॉस n2। अगर मैं इसे n2 बोल दूं, और सुनो इसे मैं अगर n2 बोल दूं और इसको कोई भी वेक्टर बोल देंगे ए बी, तो ए बी, और अगर n2 n2 में बोला n1 ही बोलो, n1 अगर पैरेलल हो गए तो ये क्वेश्चन कभी नहीं होगा। तो इनका नॉट पैरेलल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमें इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो हमें जो ये वाला प्लेन है इसकी इक्वेशन चाहिए, तो हमें क्या चाहिए बेटा? मेनली इसका परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, नॉर्मल वेक्टर चाहिए, जो इसके नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर, यानी कि लाइक दैट, ये वेक्टर चाहिए या नहीं? और सर ये कैसे मिल सकता है? कि इसको मिलने के लिए जरूरी ये है कि हमारे पास 2 वेक्टर हो जिनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो पैरेलल ना हो। तो आप एक देखिए, एक वेक्टर तो ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, तो एक वेक्टर ये है जो तुम्हें ऐसे नजर आता है, एक तुम्हें ऐसे नजर आता है यहाँ पे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आपके लिए मैंने उठा के फ्री वेक्टर यहाँ रख दिया, नहीं समझे? अरे ये तो वेक्टर है ए बी, उठा के रख दिया, सबट्रैक्ट करके पोजीशन वेक्टर्स को वेक्टर यहाँ रख दिया। अब बताइए इनका क्रॉस प्रोडक्ट यही वेक्टर तो आएगा जो इसके नॉर्मल आएगा, चाहे इसको उठा के यहाँ रख लो, लेंथ से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो जो ए बी वेक्टर है वो क्रॉस होगा इस एन से, n1 n2 भी क्या लिखना, एन से। ठीक है, तो ये आपको जो है सीधा आपका n1 से क्रॉस होगा और ये आपको n दे देगा, हमारा नॉर्मल वेक्टर दे देगा, इसे n1 ही लिख लो। तो ए बी वेक्टर क्या होगा बेटा? b माइनस ए। ठीक है, पोजिशन वेक्टर क्रॉस n1।
ये हमारा नॉर्मल वेक्टर का एन आ गया। पासिंग पॉइंट में आप चाहे ए यूज करो चाहे बी यूज करो। नई बात समझ में आई? एक बार और। आई सर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आर्टिकल टाइप, क्योंकि एन निकालना था फिर तो आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन ले लेना। ए भी वही है अपना पॉइंट, पोजिशन पॉइंट, नॉर्मल वेक्टर एन मिल गया हमें और ये एन वन ले रखा है मैंने। ठीक है, अच्छा तो नॉर्मल वेक्टर के लिए अप्रोच करेंगे। आपने नोट कर लिया हो तो मैं बेटा समझाऊंगा आपको दोबारा से क्वेश्चन करके। कर रहे हैं सर। नोट कर लो। आप ये समझो कि ए बी को तो उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाने के लिए। मैंने ए बी उठा के यहाँ रख दिया, ये मेरा एन था, या उठा के एन को यहाँ रख लो। तो वहां से तुम्हें जब दो वेक्टर क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताओ? जब दो वेक्टर क्रॉस करेंगे तो ये वेक्टर तो मिलेगा। एक तो स्प्लेन में वेक्टर है और एक यहाँ पर एक नॉर्मल वेक्टर है। तो जो इसके नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा होना चाहिए, इसके पैरेलल होगा तो सारा जीरो बना देगा ना। समझ रहे हैं? यस। तो इसलिए इसको वेक्टर का ऐसा होना चाहिए जब इसका नॉर्मल वेक्टर प्लेन का, ये हमारा क्रॉस। प्लेन, ये हमारा वो प्लेन जो हमें निकालना है, नीचे वाला दिख रहा है, नीचे वाला प्लेन दिख रहा है, यस सर। ये हमें निकालना है, ये ऊपर वाला प्लेन। इसका ये नॉर्मल वेक्टर हो गया ऊपर वाले प्लेन के नीचे वाले प्लेन। अगर मैंने इसके अंदर जो पड़ा हुआ वेक्टर है, ये जो ए बी वेक्टर बना वो ऐसा हो जाए, सुनो तुम्हारी तरफ फिगर कर दी, तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? इन दोनों नीले पेन का और पिंक पेन का क्रॉस करो क्या मिलेगा? नॉर्मल वेक्टर टू नॉर्मल रिक्वायर्ड वेक्टर ही तो मिलेगा यार। लेकिन अगर ये प्लेन ये इस वाले नॉर्मल के पैरेलल ही हो गया तो क्या मिलेगा सर? जीरो मिलेगा। जीरो। ये समझना जरूरी है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले कहा ए बी वेक्टर एन वन के पैरेलल नहीं होगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं समझता हूँ ये बात आपकी समझ में आई है। और अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। रब कर दो इसको, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा कम से कम हो जाएगा तो ये दूसरी टाइप भी हमारी इसके अंदर खत्म हो जाएगी। प्लेन है जो दो पॉइंट से पास करता है, तो कुछ ऐसे पॉइंट ले लेते हैं ताकि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। एक है 2 2 1 और ये बेटा 9 3 और 6। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अब एक ऐसा प्लेन है जो इनके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसमें वेक्टर ये हो गया इसका n1। तो हमने यहां से एक ए बी वेक्टर निकाला और एक n1 वेक्टर निकाला, इनका क्रॉस कर दिया तो हमें अपना रिक्वायर्ड n मिल गया। बोलो जी ए बी वेक्टर क्या है? बोलो जी ए बी वेक्टर क्या है? ए बी है बी माइनस दिस करो कितना आएगा 7, दिस माइनस दिस करो कितना आएगा 1, दिस माइनस दिस करो कितना आएगा बोलो 5। ए बी हो गया। एन वेक्टर ये रखा, नॉर्मल के डी आर यही होते हैं बेटा किसी भी प्लेन के। तो इसका एन वेक्टर मिल गया 2 6 6। तो हमारा एन एन निकल के आएगा बेटा आई, इसको कट करेंगे 6 माइनस 30 माइनस जे, अब इसको कट करेंगे 742 माइनस 10 प्लस के इंटू, अब इसको कट करेंगे कितना, 742 फिर आ गया -2। समझ में आती बात बेटा? तो एन वेक्टर हमारा आ गया माइनस का कितना बनेगा बेटा 24 आई, ये कितना बनेगा माइनस का बोलो 32 जे, और ये कितना बना प्लस 40 के। ये एन वेक्टर मिल गया मुझे। पासिंग पॉइंट तो कोई सा भी यूज कर लो, क्यों ना ये यूज कर लो ए या बी, उससे कभी इक्वेशन डिफरेंट नहीं आएगी बेटा, चाहे आप खुद एक बार ट्राई कर लेना। आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन को यूज कर लो। अरे इसको तो रेशनलाइज कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 6 24 4 8 32 और 8 से भी हो जाएगा। ये तो 8 से भी हो जाएगा ना, 8 3 24 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो एन वेक्टर लिखूंगा मैं -3i -4j प्लस 5k। गुड बेटा। अब इसको n से मल्टीप्लाई कर दो, n को a से मल्टीप्लाई, a गई हमारा ये 2 इंटू -3 यानी कि -6, फिर 2 इंटू -4 यानी कि -8, फिर 1 इंटू 5 यानी कि 5। ठीक है जी, कितना हो गया बेटा ये आर डॉट -3i -4j प्लस 5k। 8 हो 14, कितना हो गया -10 -9। ठीक है, यस सर।
तो तुम्हें अगर Yes. फिर से P निकाला परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, तो पहले माइनस से डिवाइड कर उसका यूनिट वेक्टर बनाओ, वो भी आ जाएगा दोबारा। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? मतलब सारा काम मैंने Yes, sir. नॉर्मल वेक्टर पे छोड़ रखा है। और मैंने यहाँ पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताई, कोई याद है किसी को? पैरेलल नहीं होनी चाहिए। हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, फिर से दोबारा से एक प्रयास और कर रहा हूँ एक चीज बताने का, दिमाग में आ गई तो बोल देता हूँ। ये बताओ मुझे, ये जो मैंने आर माइनस ए डॉट एन लेता हूं जैसा मना, और एन में मेरा क्या आता भैया? एन वन, ये ए बी क्रॉस एन है ना, यानी ये क्या आता था? बी माइनस ए डॉट एन वन। तो मेरे दिमाग में बात बताने के लिए आ रही है कि हम इसके अंदर कुछ और नया आपको बताएं। ये क्रॉस है, सॉरी। तो आर माइनस ए, सुन रहे ध्यान से बात को प्लीज, बड़ा मजा आएगा, मैं बता रहा हूं। ये बी माइनस ए और ये क्रॉस एन है। एक चीज मुझे बताओ यार, ये क्या एसटीपी नहीं है किन वेक्टर्स का? आर माइनस ए, ये बी माइनस ए और ये एन, इनका एसटीपी नहीं है? और एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर Yes. ये है और एक वेक्टर ये है, समझ रहे हैं? ये तीन वेक्टर्स का एसटीपी है। तो मैं इसके अंदर दोबारा लिखने वाला हूं कि जो हमारा एसटीपी बना वो क्या क्या बना बेटा? आर माइनस ए और यहाँ पे क्या था? बी माइनस बी माइनस ए और फिर क्या था? एन। एन। मैं कुछ और नई चीज समझाना चाहूँ, सुनना। इक्वल टू जीरो है। एसटीपी कैसे ओपन होता है बेटा? इनके डिटरमिनेंट से ओपन हो जाता है। अच्छा अब ये देखो, ये आर माइनस ए, आर में एक्स वाई जेड छुपा हुआ है, इसमें एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट छुपा हुआ है, इसमें एक्स टू वाई टू जेड टू छुपा हुआ है, इसमें एक्स वाई वन जेड वन छुपा है, इसमें ए बी सी छुपा हुआ है। देखा जाए ओवरऑल है क्या कि सर आर माइनस ए कहाँ होगा? कि सर ए यहाँ है, आर यहाँ कहीं होगा, इसमें प्लेन में पॉइंट। सुन रहे हो या नहीं? ये वेक्टर है जो कि इस प्लेन में है, क्योंकि पी पॉइंट प्लेन में है, इसको तो प्लेन से बाहर निकाल नहीं सकते। सर ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट भी इस प्लेन में है, ये बी पॉइंट है, इसका पोजीशन तो ए भी एक प्लेन में है। और सर एन क्या है? कि सर ये इसके पैरेलल बना था वेक्टर, या परपेंडिकुलर बना था? सर वो n1 वेक्टर बना था, यहाँ पे n1 आएगा पहले। यहाँ पे एन वन आया था। रुको यस सर। रुको एक मिनट, ये एन वन, सॉरी ये एन वन, ये एन वन वैक्टर क्या बना था बेटा? ये एन वन कैसे बना था? इसी ये प्लेन में इसके लाया करेगा। पैरेलल मैंने प्लेन मना में किया लाया था, था। मैंने किया था इसके पैरेलल था ना प्लेन के, और ये मैंने किया था कि इसके पैरेलल नहीं होगा। तो कुल मिला के आप ये देख रहे हैं, ये इसके पैरेलल कोई भी नहीं है, तीनों वेक्टर पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल हो तो इनके एसटीपी क्या हो जाता बेटा? जीरो, क्योंकि कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाते तो इनका डिटरमिनेंट ओपन होता और जीरो बन जाता। नहीं समझे? यस समझ गए। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि आप इनडायरेक्टली यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं, उस पॉइंट को वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक वेक्टर बना लेते हैं जो उस प्लेन में होगा, या उसके पैरेलल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ तो आर पॉइंट कहाँ है? प्लेन के अंदर है। ये वेक्टर ए बी है क्योंकि दोनों पॉइंट एक प्लेन में है। अगर प्लेन के ऊपर भी होते, यहाँ कहीं बाहर भी होते, तो भी एक ऐसा वेक्टर है जो मुझे इस प्लेन के पैरेलल दिखता है, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगा अगर यहाँ पर। लेकिन ये दोनों पॉइंट, अरे यार अगर ये वैल्यू आई प्लस जे प्लस की आती तो क्या आई प्लस जे प्लस की यहाँ नहीं बन सकता बाहर प्लेन के? समझ रहे हैं? और ये एन वेक्टर क्या है कि सर ये भी क्रॉस उसका था, नॉर्मल का प्लेन जो इसके बना था उसके परपेंडिकुलर वेक्टर था। तो ये भी मैंने कहा था भाई ऐसे बनना चाहिए जो इनमें से किसी के पैरेलल ना बने, नहीं तो एसटीपी फिर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ए बी के पैरेलल नहीं बनना चाहिए। तो कुल मिला के आप तीन वेक्टर्स की बात करते हैं हमेशा, और उसका एसटीपी जीरो कर देते हैं, उनमें से कम एक पॉइंट आर जरूर ले लेते हैं, जिस वजह से कि आपको प्लेन की इक्वेशन मिल जाती है। तो मैं जब इसको शुरू करता हूं तो मैं इतने ज्यादा नाटक नहीं करता। अगर थोड़ी सी भी समझ है तो मेरा दिमाग देखो कैसे काम करता है। बताओ एक तरीका और, ये नोट कर चुके हो ना? सुनो, ये तीन वेक्टर तो कोप्लेनर ही है, क्योंकि इस वेक्टर को मैं हरा सकता हूं ना प्लेन में। सुनो, पर पैरेलल नहीं है यस इसके, सर।
ये तीन ये सर वेक्टर तो कोप्लेनर हो जाते हैं तो वॉल्यूम जीरो हो जाती है पैरेलल कोप्लेनर है। तीनों वेक्टर r माइनस ए, बी माइनस ए और n वेक्टर है, तो तीनों कोप्लेनर। बिल्कुल ठीक है ना? यस सर समझ गया। बिल्कुल। मैं गलत बोला, मैं वेरिएबल के पॉइंट के लिए सोचा था, तुम वेक्टर्स के लिए बोले थे, मैं पोजीशन वेक्टर के लिए सोचा था, वो पर्टिकुलर किसी पॉइंट के लिए हुआ। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे जाएं तो अगर ये बात देखो बहुत अच्छी बोली है अंश ने, बोली वंश ने, सर अंश। अंश ने, जो अंश ने ये बात बोली कि तीन वेक्टर जो बनाए, एक ये और एक ये, लेकिन इसमें आर का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी, वो वेरिएबल है, वो सारे इस पॉइंट के लिए हमेशा ट्रू बैठे, कभी आर यहाँ आएगा कभी आर यहाँ आएगा, तो इससे ट्रू बैठे। तो अगर मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन में अगर थोड़ी समझ रखता हूँ तो देखो इरेज करता हूँ और यह सोचो, देखो सोचने से मजा आएगा। फाइंड द इक्वेशन प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, कि सर पासिंग थ्रू द पॉइंट है, ठीक है, दो पॉइंट मिल गए मुझे। सर एक वेक्टर आपने इस प्लेन में ढूंढ लिया ए, ठीक है जी, चल मिल जाएगी। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, किस परपेंडिकुलर का यूज क्या होगा कि इसने आपने एक n1 भी ढूंढ लिया, तो सर ये प्लेन, क्या ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर के बिल्कुल पैरेलल वेक्टर, ये देखो पैरेलल प्लेन है इसके, ये पक्का इस वेक्टर के प्लेन पैरेलल है, तो ये दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते ही हैं, ये आप जानते ही हैं। तीसरे की बात करें कि सर अगर आपने यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट आर लिया तो एपी वेक्टर अगर आपने तीसरा बनाया तो ये क्या दो वेक्टर कोप्लेनर नहीं है, और तीसरा तुम कह रहे थे कोप्लेनर, तो तीनों वेक्टर कैसे हो गए कोप्लेनर। तो ये जो हमारा एपी वेक्टर है, एपी इसमें वेरिएबल एक इंट्रोड्यूस कर दिया, एक हमारा ए बी वेक्टर है कि सर ठीक है, और एक वेक्टर क्या हमारा एन वेक्टर कोप्लेनर है, तो इनका एसटीपी क्या कर दिया मैंने 0, कि सर एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। और इनका क्या लेते हैं डिटरमिनेंट, तो एपी वेक्टर क्या बनेगा, पी जो इन्वॉल्व करो किसी के साथ, एपी क्या बनेगा दिस माइनस दिस, समझ रहे हैं। तो ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, ये पॉइंट क्या है x1 y1 z1, ये पॉइंट क्या है x2 y2 z2, तो ये पॉइंट आ जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। समझ में आ रही क्या लिख रहा हूं ये। फिर तुम्हारा ए बी वैक्टर क्या बनेगा x2 माइनस x1 दूसरा वेक्टर, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 दूसरा वेक्टर जो कोप्लेनर, तीसरा ये एन वेक्टर, इस वेक्टर के डी लिख लेते हैं ए बी सी, सीधा इक्वेशन ऑफ प्लेन। कितना आसान हो गया, समझ में आई नहीं बेटा बात, क्लियर है क्वेश्चन कंसेप्ट। यस सर। अब इस क्वेश्चन करने में ज्यादा आफत नहीं रहेगी, देखो कैसे, सीधा है x माइनस x1 ये पॉइंट 2 2 1 2 2 1, अब x2 माइनस x1 9 माइनस 2, फिर 3 माइनस 2, फिर 6 माइनस 1, तरीके बहुत बेटा प्लेन में ये आ गया। और ए बी सी नॉर्मल के डी आर ये 2 6 6, चेक करो इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा आपका। अब हम कहाँ फोकस करेंगे हमेशा कि सर तीन वेक्टर ढूंढ लेंगे कोप्लेनर एक वेरिएबल आर पॉइंट के साथ, तो हमारा क्वेश्चन तब भी हो जाया करेगा एसटीपी वाले फॉर्म। इसको भी देख लो, ये कहता है एक नया आर्टिकल फिर आगे स्टार्ट हो गया, इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, एक पॉइंट गिवन होगा एंड पैरेलल टू टू गिवन वेक्टर्स और लाइन, ठीक है। आप एक चीज देखो, अगर कोई प्लेन है, अगर ये किसी लाइन r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी और r इक्वल टू ए प्लस म्यू बी, इसको 1 1 कर दो, इसको 2 2, इनके पैरेलल है। अगर ये कहता है इक्वेशन में पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, यानी एक पॉइंट तो गिवन होगा एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर गिवन लाइन, यानी देखो हमें तो अगर ये पैरेलल तो यानी कि इसमें कहीं ना कहीं बी वेक्टर है इसके पैरेलल b1, और कोई दूसरा वेक्टर b2 ले लेते हैं इसके पैरेलल है, ठीक है। तो आप ये बताइए अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट पी आर लूँ और ये कहूँ कि एक पॉइंट यहाँ पे ए मुझे गिवन है, इस ए पॉइंट को जो गिवन पॉइंट है मैंने उसको ए लेट करा, तो आप बताओ कि ये जो बी वेक्टर का अगर मैं कहीं लैम्डा टाइम्स बी, अगर ये एपी वेक्टर है तो अगर मैं इसका लैम्डा टाइम्स b1 कर लूँ और इसका कोई बी म्यू टाइम्स b2, लैम्डा म्यू मत लो, कुछ लैम्डा म्यू से दे रखा है अगर तुम्हें लगता है तो
कुछ और बोल देते हैं, कभी तुम्हें कंफ्यूजन होने लगे, क्योंकि इसका लेंथ कुछ भी रहा हो, मुझे इतना छोटा करना था क्योंकि ये वेक्टर ए पी है, और मैंने इसको कर लिया पी और क्यू, है ना, पी टाइम्स ऑफ बी वन वैक्टर बना लिया मैंने, और इसको क्यू टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर बना लिया। कोई दिक्कत? तो आप ये देखिए कि अगर इसके पहला तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचे, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचे क्यू से, क्यू टाइम्स ऑफ बी, तो हम एपी पहुंच गए। तो हमारा जो एपी वेक्टर बना वो क्या बना बेटा, पी टाइम्स ऑफ बी वन वैक्टर, वेक्टर था भाई, यहाँ वेक्टर लगा लो, एंड क्यू टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर। और एपी क्या है जी, ओपी माइनस ओ ए। ये हो गया आर पोजिशन वेक्टर, ये पोजिशन वेक्टर ए है बेटा, ए पॉइंट है ये, इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ बी वन वैक्टर क्यू टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर। तो मतलब बी वन बी टू से मतलब है लाइन की इक्वेशन से मुझे मतलब है जिनके पैरेलल है। तो ये तीनों वेक्टर्स बेटा कोप्लेनर है, इसलिए हमने लिखा कि एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गया पी क्यू के टाइम्स। अरे अब खुद बताओ यार, ये वेक्टर इस प्लेन में है या इसके पैरेलल है? ये वेक्टर इस प्लेन के पैरेलल है या तो ये एपी वेक्टर तो इस प्लेन में है ही। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एपी वेक्टर और बी क्यू वेक्टर के लैम्डा टाइम्स या म्यू टाइम्स करेंगे, जैसे पी टाइम्स और क्यू टाइम्स करें, तो एपी वेक्टर मिलना चाहिए या नहीं? एपी बी वेक्टर और बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं, बताइए। है सर। है। तो मैंने एक तो तुम्हें फिगर बना के समझाते दोबारा से कोप्लेनर को, अदरवाइज मैं ये भी इतनी बात कह रहा था कि एपी वेक्टर सम लीनियर कॉम्बिनेशन अदर टू वेक्टर्स की फॉर्म में लिखा था, तो आप मेरी बात को मानते। लेकिन मैंने फिर भी उसको समझाया कि भाई कभी तो इतना टाइम्स हुआ, कभी इतना टाइम्स हुआ, तो इसके बाद एपी के बराबर आता ही रहेगा, क्योंकि पी पॉइंट तो आगे वेरिएबल है, फिर इसका पी और क्यू फिर बदल जाएगा। तो इस तरह से नई नई वैल्यूज आती रही। तो इसलिए हमारा जो वेक्टर इक्वेशन आई बेटा, इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलते हैं, ए प्लस पी टाइम्स ऑफ बी वन क्यू टाइम्स ऑफ बी टू, ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। कई बार बच्चे इस फॉर्म को पढ़ते ही नहीं है, तो उन्हें पता ही नहीं पड़ता। वो कहता है देखो फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब बच्चा कह रहा है यार ये प्लेन तो सर ने तो पढ़ा ही नहीं, तो मैंने आपको यह पैरामीट्रिक फॉर्म बता दी। पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, और क्योंकि उसके दो पैरामीटर आ गए ना, एक एस आ गया, टी आ गया, यहाँ पे मेरा पी और क्यू आ गया बेटा पैरामीटर, है ना, ये बदलते रहेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट आपको मिलते रहेंगे, इसलिए इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। जल्दी नोट कीजिए, फिर मैं इसको बेस क्वेश्चन कराता हूँ आपको। एक बार और लिख लेते हैं, आर इक्वल टू, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, पहली बात तो पहचानना जरूरी है कि पैरामीट्रिक फॉर्म है। अब आर इक्वल टू समथिंग, फिर दो पैरामीटर दे रहा है, एक बार एस टाइम्स हो जाएगा और एक बार दूसरा टी दे रहा है, तो टी टाइम्स हो जाएगा। ठीक है जी, अब लिख लेते हैं, बोलिए जी। जिसमें टी वी नहीं है वो तो केवल 3j। अब आते हैं एस पे, एस में क्या है बेटा, केवल आई, और एस में क्या है से +2k। 2K ठीक है जी, अब टी पे आ जाओ, टी पे जंप लगाओ, माइनस -2i। ठीक है जी, और टी ढूंढो, ये -j, और टी ढूंढो कहाँ है, +k। प्लस। ठीक है बेटा, और ये तुम्हारा केवल ऐसे ही रहा, तो आर इक्वल टू, अब तो ठीक है बेटा यहाँ तक, ए प्लस एस बी वन प्लस टी बी टू, पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई। ये बी वन बी टू क्या है बेटा, हमारे प्लेन के अंदर दो वेक्टर, बात समझ आ रही है, जो आपस में पैरेलल नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं। तो आपको नॉर्मल फॉर्म चाहिए, तो अगर ये b1 वेक्टर है इस प्लेन में, ये b2 वेक्टर है ये इस प्लेन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, बोलो? नॉर्मल वेक्टर। वेरी गुड, मुझे चाहिए पासिंग पॉइंट, मेरे पास है, तो इसलिए फॉर्म का पता होना जरूरी है बेटा। तो b1 क्रॉस b2 जल्दी से निकाल दो, आपका क्वेश्चन ये भी खत्म। I1 J0 K2, ये b1 हो गया, b2 क्या है बेटा, I का -2 यहां से, फिर J का -1 और K का 1। ठीक है जी, तो ये हो गया I इंटू दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 + 2 -j इंटू, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 + 4 + k, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा, -1 और 0।
चेक करो जी, आपका 2i माइनस 5j माइनस के आ रहा है बेटा, 2i माइनस 5j माइनस के आ रहा है बेटा, यस चेक सर। करो। ये मेरा बेटा n वेक्टर आ गया। सर ये यार यही आ रहा है। चलिए तो फिर अब इसकी वेक्टर इक्वेशन में लिख दें जो इसने मांगी है आपसे। सर कार्टेशियन। हाँ, कार्टेशियन वेक्टर जो भी मतलब कार्टेशियन बता देंगे, हमें तो पहले निकालनी पड़ेगी r डॉट एन इक्वल टू a डॉट एन। और अगर कार्टेशियन लिखने का मन है तेरा तो वो भी लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ले a क्या होता था, x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स इसी वन। से निकलेगी y माइनस वाई वन, c z माइनस जेड वन। अब याद करके बता मुझे क्या होता था, ए बी सी क्या होते हैं, नॉर्मल के डी आर। सर ये डायरेक्शन रेशियोज होते थे तो नॉर्मल एन के डी वेक्टर आर के। तो जो 2, ये पासिंग पॉइंट होता था x1, पासिंग पॉइंट तो लिख लो भी, यहाँ से कहाँ जीरो हो पासिंग जाएगा, पॉइंट, ये जीरो रहा, है जीरो। ये पासिंग पॉइंट है, याद करो। यस सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 i j, और ये भी 0। तो यहाँ 0 ठोको, फिर b की वैल्यू कितनी है बेटा, -5। वेक्टर बना लेते क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। उसके पॉइंट क्या है बेटा, 3 प्लस c कितना है बच्चों, बोलो। -1, वेरी गुड। और z माइनस जेड वन कितना, पासिंग पॉइंट 0। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ गया बेटा, ये 2x माइनस कितना बनेगा, 5y माइनस जेड, और ये कितना बन गया, यहाँ 0 बनेगा, यहाँ बनेगा 15 है, प्लस 15 इक्वल टू 0। बस ये रिजल्ट आ जाएगा या नहीं। यस सर। यस तो सर। ये हमारे जेई मेन में इस तरह से क्वेश्चन आया भाई। क्वेश्चन देती बच्चा ये नहीं पहचान पाया कि पैरामीट्रिक फॉर्म है, उसमें n1 n2 इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम b1 b2 बोलते हैं, उनसे n मिलता है, तो बच्चा उसको कर नहीं पाता कई बार। और वैसे क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्म चेंज करना है। क्वेश्चन तो इसके आगे भी बन सकता है, इसी में नॉर्मल ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ पूछ ले तो इसको नॉर्मल वेक्टर बनाएंगे, और फिर उसके अंदर क्यू को पी में बदलेंगे, उसको मॉडल से डिवाइड करके एन के मॉडल से, तो आपका वो और आगे क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है जी।